हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अर्शद खान आज आपको बीए फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर, जो आपका पहला पेपर है, उसका 5वां ये चैप्टर है। इस पे 4 चैप्टर की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें हमने चारों चैप्टर तक कवर किया हुआ है कि भूगोल आखिर है क्या, भौतिक भूगोल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी का कितने भागों में बटा, किस तरह से महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति हुई, ये सारा हमने 4 चैप्टर में कवर किया है, चारों पॉइंट्स को। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जा करके वो वीडियोज़ देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसमें बताया गया है कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई, भूकंप की उत्पत्ति के पीछे का रीजन क्या है, और ये कहाँ कहाँ बटा हुआ है, यानी कि किन किन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, ज़्यादा भूकंप का प्रचलन रहता है। तो सबसे पहले जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है आपको उसका इंट्रोडक्शन देना होता है कि चीज़ है क्या। तो सबसे पहले भूकंप के बारे में पूछा गया है तो आपको बताना है कि भूकंप जो है वो आकस्मिक आंतरिक शक्ति का परिचायक है, कि भूकंप अचानक कभी भी आंतरिक शक्ति का, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का परिचायक है। इसके प्रभाव से पृथ्वी के विशेष क्षेत्र पर हलचल होता है। सेलिब्री के अनुसार भूकंप जो है वो धरातल के वे प्रक्रम है अथवा कंप होते हैं जो मानव से असंबद्ध क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो भूकंप के बारे में बताया गया, भूकंप एक ऐसी आकस्मिक आंतरिक घटना है जिसमें पृथ्वी के जो है विशेष क्षेत्र पर जहाँ पर भूकंप आता है वहाँ पर हलचल दिखाई देता है, यानी कि पृथ्वी हिलती है। और उन्होंने कहा है कि ये जो प्रक्रम होते हैं, ये कंप होते हैं, ये मानव से असंबंधित क्रियाओं के फलस्वरूप ही आते हैं। अब भूकंप की उत्पत्ति के पीछे कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कारण हैं, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है भूकंप की उत्पत्ति का और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है वो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। जो प्रसिद्ध विद्वान है हम्बोल्ट, वो कहते हैं कि जिन कारणों से ज्वालामुखी विस्फोट होता है वही कारण होते हैं भूकंप को पृथ्वी पर लाने के। उनके विचार से पृथ्वी के जो भीतर ज्वालामुखी का उसके ठोस तल पर प्रत्याघात हो, इसका कारण भी यही है। ये ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पृथ्वी में असंतुलन उत्पन्न होता है और पृथ्वी का कमजोर हिस्सा हिलने लगता है, जो भूकंप का घोतक होता है। ज्वालामुखी विस्फोट जब भी हिंसक होता है तो इसके साथ भूकंप भी आता है। इसी भांति जब भूगर्भ से गैसें और लावा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से की ओर, तो इसकी सतह में ये टकराने से पृथ्वी की चट्टानों की व्यवस्था बिगड़ने लगती है और इससे तेजी से भूकंप आता रहता है। तो ये रीजन है कि ज्वालामुखी जब भी उद्गार होता है, ज्वालामुखी जब फटती है तो उसके साथ पृथ्वी, उसके जो आसपास के हिस्से हैं उसमें भूकंप का आना स्वाभाविक है। और ज़्यादातर देखा गया है कि जहाँ पर भी भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी अगर कहीं पर उद्गार हो रहा है तो वहाँ भूकंप का आना तय होता है। और दूसरा जो मुख्य रीजन है वो है कि भूगर्भ में ऊंचे तापमान पर जलवाष्प और गैसों की क्रियाशीलता, यानी कि पृथ्वी की गहराइयों में जब दरारों से कोई दरार के कारण या अन्य किसी कारण से पानी उसके आंतरिक भाग में पहुंचने लगता है तो आपको पता है कि पृथ्वी अंदर से अभी भी जो है गर्म है, पूरी तरह से उसमें आग की तरह पूरी तरह से गर्म है। तो वहाँ जब पहुँचता है तो जो पानी है, जल है, वो वाष्प के रूप में बन करके फिर से जब वाष्प बनता है तो हल्का होता है, ऊपर की तरफ आता है। तो जब वो तेज़ी से ऊपर की तरफ आता है और बीच में चट्टानों से टकराव होता है तो जिसके कारण भी पृथ्वी में हलचल आती है। तो ये भी एक मुख्य कारण है भूकंप के लाने का पृथ्वी पर। और तीसरा है भूपटल पर भ्रंश के कारण। भूपटल पर भ्रंश यानी कि भूगर्भ में जो हलचल है उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है भूपटल पर। भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटल पर जो है भ्रंशन या बलन आ जाता है। और ये जो हलचल है इनका मुख्य कारण होता है खिंचाव या संपीड़न। अगर कहीं पर चट्टानों के द्वारा खिंचाव हो रहा है तो भी जो उसके आंतरिक भाग है उसमें हलचल उत्पन्न होता है, जिसके कारण पृथ्वी पे भूकंप देखने को मिलता है। इन क्रियाओं का परिणाम यह होता है कि धरातलीय भागों का अगल बगल के जो हिस्से हैं वो खिंचाव की वजह से ऊपर नीचे की ओर उनका खिसकाव होता है, जिससे धरातल में कंपन आता है और भूकंप का हम अनुभव करते हैं। और इसके बाद चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है कि अधिकांश भूकंपीय घटनाएं जो हैं वो विभिन्न प्लेट किनारों के सहारे घटित होती हैं। आप देखेंगे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप आते हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इसके आने के पीछे प्लेटों का भी हिस्सा होता है, जो कि आप देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक जो प्लेटें हैं, जो उसके जो किनारे हैं वो जब मूव करते हैं तो किनारों में अगर कहीं टकराव हो जाता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा जाता है तो वहाँ पर एक दूसरे काफ़ी तेज़ी से झटका
का अनुभव करते हैं और जो कि भूकंप के रूप में हम देख पाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है भूकंप के आने का। और पांचवा रीजन है जलीय भार का। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विषम धरातलीय जो है प्रदेश में जहाँ कभी भ्रंश या तेजी से संपीड़न होता है और या वहाँ पर कोई विशाल बांध बना करके बड़ी झील का निर्माण कर लिया जाता है, जैसे कि पानी कहीं पर बह रहा है। पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं वो एक व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं जिससे कि पृथ्वी जो है स्थिर रह सके, पृथ्वी बना रह सके। तो इसके लिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ खाई है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहाड़ बनाए गए हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ समुद्र है, जगह है। तो मतलब हर चीज़ को इस तरह से बनाया गया है कि वो सूटेबल रह सके और स्थिर रह सके। लेकिन जब कभी बांध बना दिया जाता है कहीं पर और जल मार्ग जहाँ पर जल की आवश्यकता थी वहाँ से मोड़ करके किसी ऐसे जगह पर पानी को लाया जाता है जहाँ पर उसके वेट की कोई ज़रूरत नहीं है और इससे पृथ्वी में असंतुलन उत्पन्न होता है। अगर वही भार ज़्यादा हो जाता है तो इससे भी पृथ्वी में भूकंप आने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिनके कारण से पृथ्वी पर भूकंप को हम देख पाते हैं। अब आइए देखते हैं कि भूकंप का जो है वितरण कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं और ज़्यादा भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर भूकंपों के वितरण और ज्वालामुखी के विश्व वितरण में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है। यानी कि जिन क्षेत्रों में भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो भूकंप ज्वालामुखी का भी वहाँ पर क्षेत्र होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है आकस्मिक घटनाएं हैं और दोनों ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से, पृथ्वी के भूगर्भ से ही जुड़े हुए हैं। तो जहाँ जहाँ भूकंप आते हैं वहाँ ज़्यादातर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, या ज़्यादा जहाँ जहाँ ज्वालामुखी होता है वहाँ पर भूकंप आते हैं। तो दोनों एक साथ पाए जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही पृथ्वी की आंतरिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। तो अतः भूकंप की ये निम्न पेटियां हैं कौन कौन सी। पहला जो पेटी है भूकंप जहां पर ज्यादातर पाया देखा जाता है वो है परिप्रशांत सागरीय पेटी। इस पेटी का जो विस्तार है वो प्रशांत महासागर के किनारों के से लेकर के उसके चारों तरफ फैला हुआ है प्रशांत महासागर के, और ये विश्व का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा बड़ा वाला भूकंप का क्षेत्र है। यह पेटी एवं जलवायु की आग की अंगूठी दोनों ही समक्षेत्रीय पेटियां हैं। विश्व के 90% जो भूकंप हैं इसी पेटी में आते हैं। जो प्रशांत महासागरीय पेटी है आपका, इसी पेटी में दुनिया के 90% भूकंप यहीं पर देखे जाते हैं। कई बार तो ये देखा गया है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षितया ये जो है स्थिर भागों में भूकंप आते रहते हैं। इससे बसे हुए भागों में विशेष हानि होती है, जहाँ पर लोग रहते हैं, लोग बसे हुए होते हैं। तो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाया जाता है और इस महासागर में दुनिया की 90% भूकंप देखे जाते हैं। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है मध्य अटलांटिक की पेटी है। तो मध्य अटलांटिक पेटी हुआ है कि यह जो भूकंप पेटी है ये मध्य अटलांटिक जो सागर है उसके किनारे जो किनारे हैं उसके सहारे पर यह पाया जाता है भूकंप पेटियाँ। तो ये जो है ये मुख्य रूप से प्लेटों के आस्परण के कारण होता है, यानी कि ये जो क्षेत्र है मध्य अटलांटिक पेटी का क्षेत्र, ये जो है जो उसके पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें हैं इनके टकराव से ही यहाँ पर भूकंप आते हैं। ज़्यादातर भूकंप जो है मध्य रेखा के ये जो मध्य अटलांटिक पेटी है इसमें ज़्यादातर भूकंप जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास ही आते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी की ये जो शाखा है ये नील नदी से होकर के अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिण तक फैली हुई है और अदन की खाड़ी से होकर के ये अरब सागर तक जाती है। और तीसरा जो है आपका वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी ये जो पेटी है ये भूमध्य सागर का ही एशिया की पूर्वी विस्तार है, यानी कि एशिया की तरफ फैला हुआ विस्तार है। इसमें अल्पस, कंकरस, एजबुज, हिंदकुश और ऊंचे जो पठार या हिमालय के दक्षिणी भाग आते हैं उसके तलहटी क्षेत्रों में, उसके निचले जो क्षेत्रों में है वहां पर ये भूकंप देखे जाते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भारत में भूकंप का क्षेत्र कौन कौन सा है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भारत में भूकंप को देखा जाता है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो है आपका हिमालय का प्रदेश। हिमालय प्रदेश जो है वो विनाशकारी भूकंपों के लिए जाना जाता है। इसका विस्तार संपूर्ण काराकोरम और हिमालय के सहारे कश्मीर के जो पूर्वी भारत की पहाड़ियां और म्यांमार की सीमा तक ये फैला हुआ है, वहां पर ज़्यादातर इसको देखने को मिलता है। कश्मीर, गढ़वाल एवं असम में ये विशेष नुकसान पहुंचाने वाला भूकंप है। और दूसरा है आपका मैदानी पेटी। मैदानी पेटी ये जो पेटी है ये दक्षिणी अभिजात में भारत के संपूर्ण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का जो मैदानी भाग है वहाँ पर ये क्षेत्र फैला हुआ है।
यह भाग कभी टेथिस जो सागर बना हुआ था, हिंद महासागर जो है, पहली बार जब अलग अलग हुआ गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो उनके बीच में जो सागर बना हुआ था उसी का भूसन्नति का यह हिस्सा रहा। और भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह ढीले और जो असंगठित अपवाद हैं, अवसाद हैं, उन्हीं से मिलकर के बना हुआ है, जिससे कि पृथ्वी पे यहाँ की जो आंतरिक चीज़ें हैं जिनसे मिलकर के यह बना हुआ है वो कमज़ोर हैं, क्योंकि वो सागर में बने हुए हैं, तो जिसके कारण भी यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। और तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पेटी। तो यह जो क्षेत्र है यह संपूर्ण दक्षिण के पठार का क्षेत्र है। इसका विस्तार जो है अरावली नागपुर के पठार से लेकर के दक्षिण में त्रिकोण रूप में फैला हुआ है। यहाँ सबसे कम भूकंप आते हैं, अपवाद स्वरूप कभी कभी इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भूकंप देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये था दोस्तों भूकंप का, हमने बताया भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप के पीछे के रीजन्स क्या हैं और वो कौन कौन से क्षेत्रों पर फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पर भूकंप आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।